हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस क्लास में आपका यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। जैसे यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। जैसा कि हम लोग यूनिट नंबर 3 में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी ऑर्बिटल में एंटर करता हो। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इन देयर पी ऑर्बिटल्स। उनके पी ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका बेटे, एंटर करेगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते होते हैं। तो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में एंटर करेगा आउटर मोस्ट शेल के, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो हमारे यहां पर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके अंदर जनरली ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। मैं आपको इस यूनिट के अंदर ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 पढ़ाऊंगा। यहां पर जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 है वो आपके +2 क्लास के अंदर आएंगे। तो जो ग्रुप नंबर 13 है तुम्हारा वो बोरॉन फैमिली है आपकी, क्लियर है। ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन सा आएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टीएल आपका आएगा। ग्रुप नंबर 14 कौन सा है आपका, कार्बन फैमिली रहेगा बच्चे ये। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टीन एंड लेड। ये दो फैमिली हम यहां पर इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं और उनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं आपको, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा NS2 NP126। यानी कि N जो S है उसमें दो के दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन P के अंदर क्या रहेगा आपका, 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपका। यानी कि एक भी आएगा, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, 6 तक आ जाएंगे। और जो N है, N का वैल्यू आपका रहेगा जनरली 2 to 6 रहेगा आपका N का वैल्यू यहां पर। तो अगर मान लो P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अगर P में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बेटा बोरोन फैमिली है। अगर P में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन फैमिली होगी आपकी। उसके बाद P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन फैमिली होता है। अगर आपके P में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो नाइट्रोजन से आगे कौन सा आता है आपका, ऑक्सीजन फैमिली रहेगा। और अगर आपके P के अंदर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका हैलोजन फैमिली है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं। उसके बाद NP6 में आपके नोबल गैसेस आ जाएंगी। तो हम यहां पर सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली के बारे में। तो ये तो था इनका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां टॉपिक लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बताया, वो बात कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का भी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो हर एक ग्रुप अलग अलग शो करेगा, अलग अलग ग्रुप अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन ये है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे आओगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो बाय 2 यूनिट्स डिक्रीज होता चला जाएगा, 2 यूनिट्स कम हो जाएगा वो आपका। जैसे कि मैं बोरोन फैमिली का ही एग्जांपल उठाता हूं यहां पर। तो जो बोरोन फैमिली है मेरी, वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। क्या शो करेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो, ओके। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अगर मैं बोरोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, सेकंड, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये 3 के 3 लॉस कर सकता है, लॉस करने से +3 चार्ज आ जाएगा, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटे। तो 3 से फालतू तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती यहां पर,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो फिर इनर सेल में है, वो तो बेटा कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, या सॉरी उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि नीचे आते आते 2 ऑक्सीजन स्टेट कम हो जाएगी, यानी कि जो ट्यूलेरियम है वो +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा शो करेगा, इसकी +3 ज्यादा स्टेबल होगी और नीचे वाले की +1 होगा। जैसे एल्यूमिनियम भी +3 शो करेगा, यहां आते आते ये +3 और +1 दोनों शो करेंगे, यहां आते ही +3 और +1 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाओगे तो जैसे लास्ट में पहुंचोगे तो +1 की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि टिलेरियम 2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है +3 और +1, लेकिन जो इसका +3 है वो बेटे ज्यादा स्टेबल नहीं है, और +1 क्या है इसका ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है। ऐसा क्यों है? अब देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि Tl का +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ये वाला क्या है ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल है। तो ऐसा है क्यों? +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेटे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है s वाले वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना उनका बंद हो जाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इसकी अगर लिखेंगे हम लोग क्या रहेगी 3s2 3p6 3p1 आउटर सेल की लिख रहा हूं ओनली मैं, आउटर मोस्ट सेल की। यहां पर क्या आएगा 4s2 4p1, यहां पर आएंगे तो क्या आएगा 5s2 एंड 5p1, यहां पर आएंगे तो क्या आ जाएगा 6s2 एंड 6p1। ओके, तो कह रहे हैं डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अगर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो दैट मीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो रहा है, 2 तो जा ही नहीं रहे ये वाले, तो ये इसलिए नहीं जाते बेटा क्योंकि जैसे आप डाउन द ग्रुप आए ना तो D और F ऑर्बिटल आने स्टार्ट हो गए। यहां पर जैसे अगर 4s आया है तो ऑफ कोर्स यहां तक आते आते 3D फिल हो चुका होगा, यहां पर अगर आप लोग आए हो इस ऑर्बिटल तक तो यहां पर D भी आया और F भी आ लिया होगा बेटे, यहां तक आते आते भी D भी आ गए होंगे, F भी आ गए होंगे, यहां पर 2-3 D ऑर्बिटल आ गए होंगे और F, क्योंकि यहां 6s तक आ गए तो बेटे 5f भी आया होगा, पीछे 4f भी आया होगा, 5d भी आया होगा, 4d भी आया होगा, 3d भी आया होगा। तो ये D और जो F ऑर्बिटल्स आ रहे हैं डाउन द ग्रुप उनका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको वो रोकते नहीं है, बाहर तक न्यूक्लियर चार्ज चला जाता है। जैसे ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, ये D ऑर्बिटल है, ये वाला मान लो आप लोग F ऑर्बिटल है, यहां पर फिर मान लो S है और यहां पर मान लो P है, ये आउटर मोस्ट सेल के N के, और ये N-1 या N-2 किसी की भी हो चाहिए, इनके अंदर वाली सेल के ये बाहर वाली शेल है। तो ये D और F ऑर्बिटल्स आने के कारण बेटे न्यूक्लियर जो चार्ज है जितना बाहर तक नहीं जाना चाहिए था उतना चला जाता है, उससे ज्यादा चला जाता है, मतलब यानी कि D और F को न्यूक्लियर चार्ज रोकना चाहिए था, सील्ड करना चाहिए था, न्यूक्लियर चार्ज को आगे नहीं जाना देना चाहिए था। लेकिन D और F की जो शेप है वो काफी इस प्रकार से होती है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक चला जाता है, ये न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाता। अब ये न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पा रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि सील्डिंग जो इफेक्ट है इनका, सील्ड का मतलब रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को जो सील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, यानी पुअर सील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जा रहा है, तो बाहर तक जाने के कारण जो s ऑर्बिटल है वो ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, इसीलिए ये s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F। D एंड F न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोक पा रहे क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी होती है जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज स्टॉप नहीं हो पाता, वो बाहर तक चला जाता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला जाता है। इनकी शेप थोड़ी सी क्या है, डिफॉर्म्ड शेप है इनकी, मतलब प्रॉपरली अच्छी वाली शेप नहीं है इनकी। तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक ज्यादा चला गया, उसके कारण क्या हुआ, जो s ऑर्बिटल है वो ज्यादा टाइटली बाउंड हो गया आउटर मोस्ट सेल का न्यूक्लियस के साथ, तो उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। तो जब आप टॉप टू बॉटम आए हो तो D एंड F ऑर्बिटल्स की
जो काउंटिंग वो बढ़ गई, डी एंड एफ ज्यादा हो गए और टॉप टू बॉटम आते तो न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता रहता है आपका, ये तो आपको पता ही है। हाँ न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आ गए हैं। अब डी एंड एफ ऑर्बिटल तो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा बाहर तक, ज्यादा बाहर तक न्यूक्लियर चार्ज जाएगा तो एस ऑर्बिटल जो वो ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएगा। ओके, तो एस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान नहीं रहेगा हमारे लिए, इसलिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है इनका। इसीलिए डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती चली जाती है। अब आप क्या कहोगे यहां पर, जो ये आउटर मोस्ट सेल का जो s ऑर्बिटल है, जैसे इसके s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं कर रहे, इसका भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं पसंद कर रहा, इसलिए तो +1 भी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है वहां पर। तो इस प्रकार से आउटर मोस्ट शेल का अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इस फेनोमेना को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज है पी ब्लॉक्स की, इनके अंदर बहुत ज्यादा आपको इररेगुलरिटीज देखने को मिलेगी, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा यहां पर। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। जनरल केमिकल बिहेवियर एक बार के लिए आप मत पढ़ो, इतना जरूरी नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाओ, डिफरेंसेस इन केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच एज कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। यानी कि जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या जो भी बिहेवियर होता है, इनका जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो नीचे वालों से क्या होती है? डिफरेंट होती है बहुत ज्यादा। और जब पहले ग्रुप का जो ये जो फैमिली है, इसका जो पहला मेंबर है, अगर वो औरों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हम इस बिहेवियर को, इसको एनोमलस बिहेवियर कहते हैं, जो एस ब्लॉक में भी हमने पढ़ा था। जो पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, यानी अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से अलग तरह की प्रॉपर्टियां शो करता है। खुद कुछ कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, नीचे वाले कोई और प्रॉपर्टियां शो कर रहे होंगे। खुद प्रीडोमिनेटली कोई अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब ज्यादातर कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, नीचे वाले वो वाली प्रॉपर्टियां शो नहीं करेंगे, वो कुछ और ही प्रॉपर्टियां शो कर रहे होंगे। क्लियर है यहां तक? तो इसको एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। तो ये एनोमलस बिहेवियर होता क्यों है? क्योंकि बिकॉज साइज जो है वो स्मॉल होता है बेटे फर्स्ट मेंबर का, इसका साइज सबसे स्मॉल है इनमें से, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ता रहता है बेटे, आपको पता ही है, क्योंकि हर बार एक नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। तो इसका साइज सबसे स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाई है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई है, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि डी ऑर्बिटल यहां देखो, अब जो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p1। अब 2p1 नहीं है, 2d तो होता ही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल कहां है? यहां पर है ही नहीं। हाँ, इसके अंदर जो है थर्ड सेल शुरू होगी ना, अगर थर्ड सेल शुरू होगी तो ऑफ कोर्स यहां पर 3d भी होगा। हाँ, माना उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है तो ना डी ऑर्बिटल, इनमें ही मिलेगा डी ऑर्बिटल, ऐसे ही 4d मिलेगा, यहाँ 5d मिलेगा, एम्प्टी होएगा, बिल्कुल खाली होएगा, खाली पड़ा होएगा। लेकिन यहाँ तो खाली भी नहीं है, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, इसलिए भी ये औरों से अलग प्रॉपर्टियां शो करता है। तो यहाँ पर कुछ एनोमलस प्रॉपर्टियां दे रखी है उसने, साइज जो है इसका उस पर डिपेंड करेगी एनोमलस प्रॉपर्टी। उसके बाद एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है बेटे। उसके बाद मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, जो पहला मेंबर होता है किसी भी फैमिली का, उसकी कोवैलेंसी 4 होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे अब इसका है, अब इसके पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, तो 3 ये बॉन्ड बनाएंगे, एक ये एस वाला बनाएगा, तो टोटल 4 ही ऑर्बिटल है बॉन्डिंग बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? पी वाले 3 बॉन्डिंग बनाएंगे, एक एस वाला बनाएगा, और यहाँ डी वाले भी है। तो इनकी जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? एक एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये वाला मैक्सिमम 4 ही बनाएगा, ये वाले नहीं बनाएंगे, ये वाले 4 से ज्यादा भी बना सकते हैं, यानी इनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड कर सकती है, इसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करे कभी भी, ड्यू टू द एब्सेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद रिएक्टिविटी के बारे में है, एक बार थोड़ा सा ये पढ़ के छोड़ देना आप लोग। उसके बाद आता है बेटे ट्रेंड्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जो ये मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड या आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अब जो तुम्हारा बोरोन है वो मोस्टली जो डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो पी पाई बनाएगा।
लेकिन जो ये वाले बॉन्ड बनाएंगे वो बनाएंगे डी पाई और पी पाई, क्योंकि अब ये तो हमेशा पी पाई बनाएगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं, लेकिन इनके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये वाले तो डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बना लेंगे, जो मल्टीपल पाई बॉन्ड बनता होता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो फिर चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यानी कि जो बोरोन है वो हमेशा पी पाई बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल ही है। ये वाले जो है नीचे वाले सारे के सारे वो डी पाई पी पाई बना सकते हैं। ये जो डी पाई है वो इसका ऑर्बिटल है, यहां पर जो पी पाई था वो इसका ऑर्बिटल था, ये वाला जो पी पाई है वो किसी दूसरे एटम का ऑर्बिटल है जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहां पर भी ऐसा ही ये वाला ऑर्बिटल किसी दूसरे का है जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटे। तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ये वाला जो बोरोन है वो पी पाई बॉन्ड बनाता होता है। तो ये तो था बेटे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन। तो अब हम पहला ग्रुप स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बोरोन फैमिली। और बोरोन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा कुछ है नहीं वैसे तो, जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज है बोरोन फैमिली की वो सारी की सारी लगभग सिमिलर है, जो आप लोगों ने एस ब्लॉक पढ़ा था वही ट्रेंड फॉलो होगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पहले वाले ग्रुप से आप कंपैरिजन कर लेना, सारी चीजें आपको वही मिलेगी। तो ग्रुप 13 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रुप 13 दैट इज बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली के मेंबर कौन कौन है बेटे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टीएल आपका। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो आप लोग। अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो रहेगी बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका रहेगा NS2 एंड NP1, और जो N का वैल्यू है वो 226 होगा आपका, यानी कि P में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, N का मतलब आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है यहां पर। तो कॉन्फ़िगरेशन अब लिख के देखो, 1s2 2s2 2p1, यहां पर फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इनकी लिखोगे वो भी वैसे ही आएगी, 4s2 4p1, इसकी लिखोगे वो भी सेम आएगा, बस आउटर मोस्ट बदल जाएगा, 5s2 5p1, इसका लिखेंगे वो आएगा आपका 6s2 एंड 6p1। ये इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब देख लो ठीक, इसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 है, ये भी यही कह रहा है S में 2 आएगा और P में 1 आएगा और N आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, और इसकी N की वैल्यू 2 से लेके 6 तक होगी। यहाँ देखो 2 से लेके 6 तक ही है, जो इससे नीचे वाला होता है उसको हम P ब्लॉक में काउंट नहीं करते होते, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वैसे भी उनका इतना ज्यादा हमारे पास स्टडी होता नहीं है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते होते। तो अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया सारा, एक बार पढ़ के छोड़ देना बेटे। अकरेंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, अकरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाइए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो मैंने आपको पहले ही बता दी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उसके बाद आप लोग आ जाइए, ये आगे टेबल दे रखी है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से। तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो टेबल दिया हो उसको बड़े ध्यान से देखो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रहने दो, एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो भी टॉप टू बॉटम क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है हमारा। जैसे एटॉमिक नंबर की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, इसका कितना होता है 13 रहेगा आप लोगों का बेटा। उसके बाद अगले का कितना है 31, 18 ऐड कर दो बस, इसमें क्या कर दो 18, यहाँ 8 ऐड कर दिया, यहाँ आप लोग 18 ऐड कर दो। उसके बाद क्या करो अगेन 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 49, फिर 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करते कितना बनेगा यहाँ पर 81 हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। इसका कितना ऐड करना है, पहले के लिए 8 ऐड कर दो, उसके बाद 18, उसके बाद 18 ऐड कर दो अगेन, उसके बाद 32 ऐड करना है, उसके बाद कितना करना है 32, 8 18 18 और 32, ये एटॉमिक नंबर हो गए। एटॉमिक मास भी इन लोगों का बढ़ेगा, ये क्या है एटॉमिक नंबर है इनका। बोरोन का 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, आईएन का 49, टीएल का
81 होता है हमारे यहां पर। तो अब एटॉमिक रेडियस की तरफ देखिए भाई। वैसे जो एटॉमिक रेडियस है जो ग्रुप 13 है, ये तुम्हारा ग्रुप 13 है, ये वाला ग्रुप 13 का जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के कंपैरिजन क्या होएगा, स्मॉल होएगा। क्योंकि ये क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट में आ रहा है। ये हम जब लेफ्ट टू राइट आते हैं वहां से लगेंगे, यहां आएंगे इस साइड में, तो क्या होएगा अपना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर बार सेम सेल में ऐड हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, इसलिए साइज डिक्रीज होता चला जाता है। तो ऑफ कोर्स ग्रुप 13 का जो साइज है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुकाबले क्या होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद अगर मैं इस इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर बात करता हूं तो टॉप टू बॉटम मेरा रेडियस क्या होएगा, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस आर इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है क्योंकि हर बार एक नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। यहां 3 सेल थी, यहां 4 सेल हो गई, यहां 5 सेल है, यहां 6 सेल है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता रहता है, इसलिए मेरा एटॉमिक रेडियस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन इसका ट्रेंड देखिए जो एटॉमिक रेडियस का है, एटॉमिक रेडियस जो है आपका वो बोरोन का 85 पिकोमीटर है, उसके बाद 143 है, उसके बाद 135 डिक्रीज हो गया है, क्या हो गया, डिक्रीज, इसका 135 आया है, कम हो गया बेटे, इसका कितना था 143 था, यहां पर कितना था 85 था, 85 143 एंड 135। उसके बाद ठीक है 167, यहां पर कितना है 170 के नियर है, 170 हो गया। तो यहां तक तो ठीक है, बढ़ रहा है भाई जो एटॉमिक रेडियस है हमारा, लेकिन जब एल्यूमिनियम से गैलियम के पास आया तब डिक्रीज हो गया रेडियस। ये डिक्रीज क्यों हुआ, इसका डिक्रीज होने का भी एक ही रीजन है बेटे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जब एल्यूमिनियम से गैलियम तक आए तो यहां तक आते आते क्या आ गई, 3d ऑर्बिटल आ गया भाई। यहां इससे पहले 3d फिल हो चुका होगा, 3d10, जिसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाया, न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक ज्यादा चला गया, तो सेल क्या हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया, क्लियर है, एक्सपेंड नहीं हुआ, श्रिंक हो गया, उल्टा थोड़ा सा श्रिंक होने के कारण रेडियस 143 से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन 143 से कम हो गई। रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, हाँ, यहां से लेके अब देखो इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे सर डी ऑर्बिटल तो यहां भी आ चुके हैं, 4d आ चुका है, 4f आ चुका है, यहां तक बेटे 3d भी आ चुका है, यहां तक भी बहुत सारे f और d आ चुके हैं, तो यहां क्यों नहीं डिक्रीज हो रहा, यहां डिक्रीज इसलिए नहीं हो रहा बेटे क्योंकि सेल बहुत ज्यादा हो गई थी, सेल बहुत ज्यादा हो गई तो वो साइज को रिड्यूस नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने साइज बढ़ने भी नहीं दिया, क्योंकि साइज देखो ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। देखो यहां कितना 85 से यहां कितना हो गया 143, अप्रोक्सीमेटली डबल मास इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये कहो 60 का इंक्रीमेंट आ गया, 60 पिकोमीटर का, लेकिन यहां तक इंक्रीमेंट कितना आया 10 का, नियर बाय 10 का, 12 का, यहां तक ज्यादा थे, डिक्रीज कितना, इंक्रीज कितना है 30 का, यहां पर 3 का आया, बट डिक्रीज कम हो गया। आप देख लो जी, यहां 60 का डिफरेंस था इनकी रेडियस में, यहां से लेके यहां तक भी 60 का डिफरेंस नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। उन्होंने क्या किया, आउटर सेल को ज्यादा एक्सपेंड नहीं होने दिया, भाई कम एक्सपेंड हो गई वो, क्लियर है यहां तक। वे जो आउटर सेल है ये वाला मान लो तुम्हारा एस और पी है बेटे, जो ये डी और एफ यहां तक आ चुके थे एफ ऑर्बिटल, उन्होंने न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जाने दिया, तो उसने क्या किया, ये अब जो रेडी आउटर शेल थी ये वाली, ये यहां तक जानी चाहिए थी, लेकिन यहां तक गई नहीं, क्योंकि डी और एफ का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट था, न्यूक्लियर चार्ज यहां तक पहुंच गया, ये यहां तक नहीं जा पाई, एक्सपेंड हो गई, साइज यहां तक जाना चाहिए था, लेकिन साइज सिर्फ यहां तक आके रह गया। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब बेटे इसका साइज लगभग 200 पिकोमीटर के आसपास होना चाहिए था, या 250 के आसपास, लेकिन उतना है तो नहीं। यहां पर इंक्रीज तो हुआ, लेकिन इंक्रीज देखो बिल्कुल कम कम हो रहा है, यहां पर इंक्रीज ज्यादा है, तो यहां पर ये जो इंक्रीज कम हुआ है वो इसीलिए हुआ है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, और इसका जो डिक्रीज हुआ उसका रीजन भी यही है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। मैंने कहा था ना ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट जो है इसके कारण बहुत ज्यादा आपको इरेगुलरिटीज फेस करनी पड़ेगी सभी प्रॉपर्टीज के अंदर। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देख लो आप लोग बेटे, क्या देख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था, आयनाइजेशन एंथैल्पी का देख लो IE,
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुकाबले ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रुप 13 का साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, एनर्जेटिकली हाई प्रोसेस होगा, हाई एनर्जेटिकली प्रोसेस होगा, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसका। लेकिन तो ग्रुप 13 का जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से ज्यादा है, लेकिन जब इसके अंदर बात करूंगा टॉप टू बॉटम तो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि मेरा साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चलता जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसको वहां से निकालना उतना ही आसान रहेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर रोल आएगा बेटे, एल्यूमिनियम से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका साइज तो स्मॉल है ना, इसका साइज तो स्मॉल है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। यहाँ पर होनी तो घटनी चाहिए थी लेकिन बढ़ रही है। चेक करके देखो एक बार आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखना, डेल्टा आई H1 देखना, पहले का 801 है, फिर एल्यूमिनियम का 577 है, गैलियम का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 579 आ गया। वो क्यों आया है? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके बाद 558 और भी कम हो गया, ये भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल है। उसके बाद 589 वो थोड़ा सा बढ़ गया है। क्लियर है यहां तक? जो न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है उसका रीजन क्या है बढ़ने का? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। वैसे टेक्निकली घटना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम, लेकिन घटा नहीं है। क्या हो गया? उल्टा बढ़ गई है बीच बीच में कहीं कहीं पर। तो वो बीच बीच में कहीं कहीं पर जो बढ़ रही है उसका रीजन क्या है बेटे? उसका रीजन है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देख लो बेटे। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ग्रुप 1 और 2 के मुकाबले ग्रुप 13 की ज्यादा होगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, रेडियस छोटा है। ओके है? और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है वैसा? डिक्रीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। लेकिन यहां पर देखिए उल्टा हो रहा है ट्रेंड। पहले तो स्टार्टिंग में तो डिक्रीज हुई, बोरॉन की 2.0 है, एल्यूमिनियम की 1.5, लेकिन गैलियम से आगे आगे क्या हुआ? बढ़ना शुरू हो गई। 1.6, 1.7, 1.8 हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू। तो वो भी क्यों हुआ है? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देख लो। मेल्टिंग पॉइंट में कुछ खास बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करिएगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट देखना तो एक बार देख लो। बॉइलिंग पॉइंट में लगातार क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप बेटा डिक्रीज होता जा रहा है तुम्हारा, और जो ओवरऑल तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज ही हुआ है अप्रोक्सीमेटली। जो मेल्टिंग पॉइंट है बोरोन का कितना है? 2453, एल्यूमिनियम का कितना है बेटे? 933, गैलियम का 303 और इंडियम का 430 और टीएल का कितना है? 576 हो गया बेटे उनका। ठीक है? जो पहले तो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन ही पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ही है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस एक बार पढ़ के देख लेना। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बता दिया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बता दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर किससे डिफाइन होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रोबेबिलिटी पर। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही बढ़िया मेटल होगा, अच्छे वाला मेटल होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी पर। और आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा? हमेशा डिक्रीज होती है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता चला जाएगा। ये लेस मेटालिक मिलेगा, ये मोर मेटालिक होगा आपका, ये ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा आपका। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक बार पढ़ के छोड़ देना। ये भी डेंसिटी में भी कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ देना जस्ट। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक। जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है ये हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।